नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं 2025 के वार्षिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि वर्ष 2025 आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, क्या लाभ और क्या हानि। आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है, यदि आप अविवाहित थे तो क्या आपका विवाह इस वर्ष होगा या नहीं होगा। साथ ही साथ संतान से संबंधित चीजें, प्रेम संबंध को लेकर के, करियर को लेकर के, आजीविका को लेकर के एवं धन इत्यादि को लेकर के, और साथ ही साथ जीवन के अनेक मुख्य पहलू जो होते हैं उनको लेकर के आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हमारी चर्चा होने जा रही है। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो ग्रहों के गोचर पर आधारित होता है। अब चूंकि ये वार्षिक राशिफल का कार्यक्रम है तो इस राशिफल में हम उन ग्रहों के विषय में चर्चा करेंगे जो कि स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट हैं। इस राशिफल के कार्यक्रम में मेनली हमारी चर्चा होने वाली है गुरु ग्रह से संबंधित, शनि से संबंधित और राहु केतु से संबंधित, क्योंकि वर्ष 2025 में ये स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट चारों के ही चारों राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो प्लैनेट्स होते हैं जिनकी स्पीड तेज होती है, जैसे कि सूर्य हो गए, मंगल हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, इनके विषय में जो चर्चा होती है ये हम मासिक राशिफल में करते हैं। और वार्षिक राशिफल में हम स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट्स के विषय में चर्चा करते हैं, क्योंकि ये वो ग्रह हैं जो कि हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव लेकर के आने वाले होते हैं। अब सबसे पहले तो आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है गोचर पर आधारित होता है, और गोचर निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण अध्ययन कराना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो नंबर्स दिख रहे हैं उन पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क अवश्य करके अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करा लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं कि वर्ष 2025 में किन ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। स्क्रीन पर जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है वो 1 जनवरी 2025 के दिन की प्लैनेटरी पोजीशन का दिख रहा है। वर्ष 2025 में शनिदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश करेंगे, अपनी कुंभ राशि को छोड़कर के मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां की ये पूरे 2.5 वर्ष रहेंगे। और साथ ही साथ 30 जून 2024 से लेकर के 15 नवंबर 2024 तक, यानी कि 139 डेज तक ये वक्री रहने वाले हैं। इस विषय में जो चर्चा होगी इनके वक्रत्व काल की, ये मासिक राशिफल में होगी। मुख्यतः शनि कुंभ राशि को छोड़कर के मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं 29 मार्च 2025 के दिन। देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे 14 मई 2025 को, और ये वृषभ राशि को छोड़कर के मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 18 अक्टूबर 2025 को ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ में 11 नवंबर 2025 के दिन ये वक्री हो जाएंगे, और 5 दिसंबर 2025 के दिन मिथुन राशि में वक्र गति से ही प्रवेश करने जा रहे हैं। इस विषय में भी चर्चा आज के इस राशिफल में होने वाली है। साथ ही साथ 18 मई 2025 को राहु कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, और केतु 18 मई 2025 को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। तो इन्हीं ग्रहों के राशि परिवर्तन के आधार पर आज का ये राशिफल का कार्यक्रम होने वाला है। आज का ये जो राशिफल का कार्यक्रम होने वाला है ये आपके लग्न एवं आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। चंद्र राशि यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है वही आपकी चंद्र राशि है। और यदि आप अपने लग्न और चंद्र राशि के विषय में नहीं जानते हैं तो आप अपने नाम राशि के आधार पर भी आज के इस राशिफल के कार्यक्रम को सुन सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में अंतिम राशि अर्थात मीन लग्न एवं मीन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 क्या लेकर के आ रहा है। मीन लग्न एवं मीन राशि के जातकों के लिए पिछले 2.5 वर्षों से शनि की 7.5 की प्रथम ढैया चल रही थी, और 29 मार्च 2025 के दिन शनिदेव राशि परिवर्तन करके आप ही की राशि पर आ जाएंगे, जिसको शनि की 7.5 की मध्य ढैया के रूप में जाना जाता है, जो कि 7.5 के 7.5 साल में 2.5 वर्ष का समय होता है, जो कि बहुत ज़्यादा कष्टप्रदायक माना जाता है। अभी बहुत ज़्यादा कष्टप्रदायक होगा कि बहुत कम कष्टप्रदायक होगा या लाभ आपको देगा, ये निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और शनि की पोजीशन पर। तो ये आपको थोड़ा सा देखना होगा। जो जनरल प्रेडिक्शन गोचर के आधार पर दिखाई दे रहा है वो मैं आपको बताने का प्रयत्न करता हूँ। 29 मार्च 2025 के बाद में शनि राशि परिवर्तन करके द्वादश स्थान को छोड़ करके आप ही की राशि पर आ जाएंगे, यानी कि लाभ भाव और व्यय भाव के स्वामी आप ही की राशि पर संचरण करना प्रारंभ कर देंगे। वैसे तो मुझे लगता है कि कुछ मामलों में आपके लिए समय फेवरेबल होगा, क्योंकि शनि गुरु की राशि में
आपके लग्न पर संचरण करेंगे तो आपके साथ में कहीं ना कहीं हर मामले में न्याय होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। जो भी आपके द्वारा किए गए कर्म हैं उनका ही फल आपको मिल रहा है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपके साथ अन्याय होने वाला है शनि के इस गोचर काल से। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, आपके एफर्ट्स अगर सही दिशा में रहे हैं, अच्छे रहे हैं, तो उनका शुभ फल भी आपको इस समय पर देखने में मिलेगा। लाभ भाव के स्वामी होकर के शनि राशि पर होंगे तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है, क्योंकि शनि अगर लग्न में बैठे हों तो ये दिग्बल से सर्वथा विहीन हो जाते हैं। इनके पास में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं होती है, क्योंकि शनि सप्तम में दिग्बली होते हैं और शनि पश्चिम के कारक हैं। और फर्स्ट हाउस जो होता है वो ईस्ट दिशा को दिखाता है, पूर्व दिशा को दिखाता है, तो शनि को यहाँ पर बल नहीं मिलता है। अब शनि लाभ भाव के स्वामी होकर के राशि पर होंगे तो आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य में परेशानियां आपको महसूस हो सकती हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि को रोग का कारक बोला गया है। वो व्यक्तित्व से संबंध बनाएंगे तो पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं गिराव देखने में आपको मिल सकता है, यानी कि हेल्थ में परेशानियां हो सकती हैं। व्यय भाव के स्वामी बनकर के शनि लग्न पर होंगे तो स्वयं पर व्यय होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हो सकता है वो कि आपके स्वास्थ्य पर व्यय हो, तो व्यय से आपको बचना है। स्पेशली आपको अपनी हेल्थ का इस समय पर ध्यान देने की जरूरत है। शनि आपकी राशि पर होंगे तो मैंने आपसे कहा कि न्याय की स्थिति आपके साथ में बनेगी, बट जो भी आपके काम होंगे वो धीमी गति से होंगे। कामों की रफ्तार काफी स्लो हो जाएगी, कामों की गति काफी धीमी हो जाएगी। आपको पेशेंस बना करके रखना है, अच्छे कृत्य को करते रहना है, जो उपाय मैं बताऊंगा उन्हें करना है। इसके साथ ही साथ आपको शनि को समझते हुए इस गोचर काल को निकालना है। शनि राशि पर उनका नेचर है, क्योंकि वो स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। यदि आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आपके काम बनेंगे अवश्य, बट धीमी गति से बनेंगे, तो आपका ये गोचर खुशनुमा तरीके से निकल जाएगा। पेशेंस बना करके रखना है, चीजें स्लो गति से होंगी। ताला खुलेगा अवश्य, बट आखिरी चाबी से खुलेगा। बाकी की इसके पहले की चाबी आपको ट्राई करनी पड़ेंगी और उनसे ताला नहीं खुलेगा। ताला खुलेगा बट आखिरी चाबी से ही खुलने वाला है। शनि की दृष्टि थर्ड हाउस पर होगी, आपके छोटे भाई बहनों के साथ में संबंध को खराब करेगी। वैसे तो वहां उनकी मित्र की दृष्टि है, बट फिर भी कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों के साथ में संबंध खराब, उनसे दूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आपको अपने वे ऑफ कम्युनिकेशन में भी सुधार रखने की जरूरत है। होता क्या है, जब व्यक्ति बहुत जगहों से परेशान हो, उसके काम नहीं बनते, तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। अब जब वो चिड़चिड़ा हो जाता है तो वो चिड़चिड़ापन अपने आसपास के लोगों पर अपने वाणी, अपने कृत्य, अपनी हरकतों के द्वारा निकाल देता है, जिसके चलते वो ऑलरेडी परेशान था। सामने वाला भी आपके द्वारा बुरे बिहेवियर को स्वीकार नहीं कर पाता और आपके संबंध भी उनके साथ में खराब होने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं जो करीबी लोगों से आपको इमोशनल सपोर्ट मिलता है उसमें भी कमी आ जाती है। जब बुरा समय आता है तो इसी तरह की स्थितियां बनती हैं। तो यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर होगी तो अपने वे ऑफ कम्युनिकेशन पर आपको थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। शॉर्ट ट्रेवल्स यदि आपके होते हैं, ट्रेवल के माध्यम से आपको लाभ होने वाला है। यात्रा से आपको फायदा ही देखने में मिलेगा, इसमें कहीं कोई नुकसान नहीं है। बट हाँ, छोटे भाई बहनों के साथ में संबंधों की खराबी और आपके वे ऑफ कम्युनिकेशन के खराब होने के चलते कुछ हद तक परेशानियां हो सकती हैं। शनि की दृष्टि जब सप्तम भाव पर पड़ेगी तो शनि की दृष्टि का सप्तम भाव पर पड़ना कहीं ना कहीं विवाह इत्यादि में भी विलंब की स्थितियों को निर्मित करेगा। जीवन साथी के साथ में संबंधों को खराब कर सकता है। व्यापार में धन का आगमन तो होगा बट धीमी गति से होगा, और व्यापारिक पार्टनर के साथ में संबंध खराब हो सकते हैं। तो इन सब चीजों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करने का प्रयत्न करिएगा। विवाह इत्यादि के लिए प्रयासरत है तो शनि के गोचर के बाद में स्थितियां वैसे भी कमजोर हो जाएंगी, तो विवाह के लिए हम आने वाले समय में सोचेंगे। बाकी गुरु से जो विवाह की स्थितियां बनती हैं वो मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करने की जरूरत है। जीवन साथी के साथ में अच्छे समय को बिताने की जरूरत है और जीवन साथी के साथ में अपनी बातों को शेयर करिएगा। अच्छे अंदाज में शेयर करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यापारिक पार्टनर के साथ में संबंधों को खराब होने ना दें यदि आप, तो वो आपके लिए बेहतर है। शनि की दृष्टि दशम भाव पर होने के चलते कहीं ना कहीं आपके जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ में आपके संबंध खराब हो सकते हैं। पिता के साथ में संबंध खराब हो सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां देखने में मिल सकती हैं। पिता के जोड़ों में, हड्डियों में दर्द की शिकायत, आपको आपके घुटनों में दर्द की शिकायत देखने में मिल सकती है। मानसिक अशांति, तनाव, बेचैनी आप थोड़ा महसूस करेंगे। बट इसके बाद भी यदि आप अपने कार्य को धीमी गति से ही सही लेकिन पूरा न्याय के साथ में, न्यायबद्धता, वचनबद्धता और कार्यबद्धता के कारक होते हैं शनि, यदि इन चीजों में आप बाध्य होकर के काम करते हैं तो आपको अंतिम परिणति शनि की अच्छी ही मिलने वाली है, बहुत ज्यादा चिंता नहीं होगी। बट हाँ, कार्य क्षेत्र में कुछ हद तक राजनीति का शिकार आप हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति आपके साथ में बनने वाली है। बॉस के साथ में रिलेशंस को मधुर बना करके रखने का प्रयत्न करना ही आपके लिए इस वर्ष में बेहतर होगा।
अब देवगुरु बृहस्पति के गोचर परिवर्तन की यदि हम चर्चा करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए अभी भी अच्छा है और आने वाले समय में और अच्छा होने वाला है। 14 मई को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और आपके राशिश और लग्नेश का परिवर्तन होगा, तो ये आपके लिए कई मामलों में श्रेष्ठ भी होगा। तृतीय भाव से निकल करके गुरु चतुर्थ भाव में आएंगे और चतुर्थ भाव देवगुरु बृहस्पति का उच्च भाव है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के चतुर्थ भाव में कर्क राशि आती है। भूमि भवन और वाहन के सुखों की प्राप्ति आपको इस वर्ष में होने वाली है 14 मई के बाद में। चित्त की अशांति जो शनि दे रहे थे उसमें काफी हद तक कमी गुरु ला देंगे 4th हाउस में बैठ करके। बेचैनी जरूर चौथे का गुरु क्रिएट करता है, लेकिन फिर भी आपको कुछ हद तक स्थिरता प्रदान करेगा। माता के साथ में रिलेशंस में जो खराबी थी उन रिलेशंस में सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है गुरु के परिवर्तन करने के बाद में। यदि आपने कोई प्लॉट लेकर के रखा हुआ था, उस पर यदि आप कंस्ट्रक्ट कराना चाह रहे थे तो कंस्ट्रक्शन कराने के योग 14 मई के बाद में बनते हैं। यदि आपका ग्राउंड फ्लोर का मकान था और आप फर्स्ट फ्लोर बनाना चाह रहे थे तो 14 मई के बाद में वो भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। वाहन इत्यादि यदि लेना चाह रहे थे तो वो भी ले सकते हैं, उसके लिए भी समय अच्छा होगा। वो नवयुवक एवं नव युवतियां जो विवाह के लिए प्रयास कर रहे थे उनके लिए 14 मई 2025 तक विवाह के योग हैं। 14 मई तक विवाह उनको कर लेना चाहिए, विवाह के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए। 14 मई के बाद में गोचर कुंडली के अकॉर्डिंग विवाह के योग आपके लिए नहीं बनेंगे। वो दंपत्तियां जिनको संतान सुख की प्राप्ति चाहिए थी, जिनको संतान सुख चाहिए था और संतान की प्राप्ति उन्हें नहीं हो पा रही थी, 14 मई 2025 तक संतान प्राप्ति की योग आपकी गोचर कुंडली के आधार पर बनते हैं। आपको इस विषय पर विचार करना चाहिए। 14 मई के बाद में संतान को लेकर के किसी भी तरह के योग बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो दंपत्तियां जिनको डॉक्टर्स ने आईवीएफ के लिए रिकमेंड किया है उनको आईवीएफ के प्रोसेस की तरफ 14 मई 2025 के पहले ही चले जाना चाहिए। 14 मई के बाद में जब तक गुरु राशि नहीं बदल लेते हैं आईवीएफ के लिए आगे बढ़ना सेफ या उचित नहीं होगा। गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर होने के चलते आपकी धार्मिक और आपकी आध्यात्मिक वृत्ति जागृत होगी। रिसर्च की फील्ड से जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑकल्ट साइंस, ज्योतिष, तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी तरह के मंत्र का जाप करते हैं तो उस मंत्र के सिद्धि के योग आपके लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गुरु की दृष्टि अष्टम भाव से कुछ फायदे हैं। अपने खान पान पर नियंत्रण लगा करके रखिएगा, नहीं तो एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आपको देखने में मिल सकती है। पेट से संबंधित परेशानियां आपको होने वाली हैं। गुरु की दृष्टि 10th हाउस पर होगी तो जो शनि की दृष्टि की वजह से परेशानियां आ रही थी आपके कार्य क्षेत्र में उसमें कुछ हद तक कमी लाने का ये कारण बनेगी। और गुरु की दृष्टि 10th हाउस पर होने के चलते आपको आपके अधीनस्थ लोगों से मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। ये एक अच्छा पॉइंट है। बॉस के साथ में यदि रिलेशंस को सुधारने का प्रयत्न करते हैं तो गुरु की दृष्टि उन रिलेशंस को सुधारने में आपकी हेल्प कर देगी। पिता के साथ में भी संबंधों को मधुर बना करके रखने का यदि आप प्रयत्न करेंगे तो गुरु की दृष्टि आपको उसमें सहयोग करेगी। गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर होने के चलते यदि आप कहीं घूमने जाना चाह रहे थे, विदेश से जुड़ करके काम करना चाह रहे थे तो विदेश से जुड़ करके काम करना आपके लिए फेवरेबल होगा। विदेश यात्रा की योग आपके लिए बनेंगे। यदि किसी तरह के गलत व्यय आपके हो रहे थे शनि के चलते जो अभी प्रेजेंटली हो रहे हैं उनमें भी कुछ हद तक कमी आ जाएगी और धन के व्यय की गति भी एक सही डायरेक्शन में होती हुई आपके लिए दिखाई दे रही है। तो गुरु का गोचर आपके लिए ओवरऑल अच्छा होने वाला है। राहु और केतु राशि परिवर्तन करके राहु 12th हाउस में जाएंगे और केतु 6th हाउस में जाएंगे। ये दोनों ही ग्रहों का गोचर आपके लिए कुछ बहुत खास नहीं होने वाला है। राहु का 12वें भाव में जाना कारागार योग का निर्माण कर देता है। वैसे 12वें भाव के राहु पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो उससे परेशानियों में कमी आएगी, लेकिन 12वें भाव में राहु हो तो फिजूल का व्यय करा देते हैं। कुछ हद तक एक्सीडेंट की स्थितियां बन जाती हैं जिस वजह से आपके वाहन के क्षतिग्रस्त होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा हों और उसके कारण आपका धन का व्यय हो सकता है और कोर्ट कचहरी की स्थितियां आपके साथ में बन सकती हैं। किसी भी तरह के लीगल मैटर में फंसने से आपको बचना चाहिए। गैर कानूनी कार्यों को करने से बचना चाहिए, नहीं तो राहु का गोचर 12th हाउस में आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा सकता है। राहु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान देने की जरूरत है। वैसे वहां गुरु बैठे हैं तो उस चीज को कंट्रोल करेंगे, लेकिन फिर भी माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान देने की जरूरत है और घर में कलह का माहौल आपकी वजह से ना बने इस बात का बस आपको ध्यान देना है। राहु की दृष्टि षष्ठ भाव पर होने से कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, बट बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा इत्यादि करने से आपको बचना चाहिए क्योंकि समय शनि की 7.5 और राहु के 12वें होने के कारण लीगल मैटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पक्ष में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और अष्टम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ने के चलते कुछ हद तक नजर की स्थितियां बन सकती हैं, तो अपनी योजनाओं को गुप्त रख करके उस पर काम करिएगा। बहुत ज्यादा अपनी योजनाओं को ढिंढोरा पीटने से आपको बचना चाहिए। और नजर इत्यादि यदि आपको लगती है तो उसके लिए मैं आपको कुछ उपाय भी बता देता हूँ। बहुत ज्यादा सुनसान जगहों पर जाना और ये जो आपके शमशान घाट इत्यादि होते हैं इन पर रात में जाने से बचना ही आपके लिए फेवरेबल होगा। ऐसी जगहों पर जाने से बचिए जहां पर तंत्र मंत्र की क्रियाएं की जाती हैं।
केतु का गोचर आपके लिए 6th हाउस में होने वाला है, जो कि भ्रामक रोग की स्थितियों को उत्पन्न कर देता है। यदि किसी भी तरह के हेल्थ इश्यूज होते हैं तो जाकर के एक अच्छे डॉक्टर से मिलकर के अपना चेकअप करा लीजिएगा। नहीं तो वहाँ शनि लग्न में और यहाँ पर केतु 6th हाउस में हेल्थ की परेशानी आपको दे सकते हैं। कुछ इस तरह के हेल्थ इश्यूज आपको हो सकते हैं जो कि आपको तो लगे कि परेशानी है, बट डॉक्टर कहेंगे कि सब कुछ ठीक है, यानी कि भ्रामक रोग। तो भ्रामक रोग की स्थितियां बनती हैं, नजर इत्यादि लग सकती है, तो अपनी बातों का ढिंढोरा पीटने से बचें और अपनी बातों को गुप्त ही रखें, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। केतु की दृष्टि 10th हाउस पर होगी तो करियर में कुछ हद तक उतार चढ़ाव, बट गुरु की दृष्टि पड़ रही तो कोई बहुत ज्यादा चिंता वहां मुझे नहीं दिखाई देती है। पैतृक संपत्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कुछ हद तक विवाद हो सकता है, बट धन लाभ की स्थिति भी केतु की दृष्टि द्वितीय भाव पर डाल करके बनाएगी। उपाय के तौर पर हनुमान जी की अधिक आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ किया करिए नित्य 3 बार और बजरंग बाण का 1 बार। शनिवार के शनिवार सुंदरकांड का पाठ करिए। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी का दर्शन करना, हनुमान जी की 3 परिक्रमा करना और वहीं पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए फेवरेबल होगा। स्वास्थ्य से संबंधित ज्यादा परेशानियां आती है तो हनुमान बाहुक का श्रवण करना भी आपके लिए मैं फेवरेबल देखता हूँ। शिव जी की आराधना करना, महामृत्युंजय मंत्र का नित्य 21 बार जाप करना आपके लिए फेवरेबल होगा। सूर्य भगवान को जल चढ़ाया करिए, सूर्य भगवान को जल दीजिए ताकि किसी भी तरह के लीगल मैटर से आप बच सकें। और बुधवार के बुधवार मछलियों को कुछ खाने को दीजिए। मंगलवार की रात में हरी मूंगों को भिगा करके बुधवार के प्रातःकाल पक्षियों को यदि आप खाने को देते हैं तो इस उपाय को करने से भी आपको काफी हद तक लाभ देखने में मिलेगा। 2 मंथ में 1 मंगलवार आपको करना है। पुराने शीशे का टुकड़ा लेकर के अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके किसी भी सुनसान स्थल पर यदि फेंक देंगे तो ये उपाय करना भी आपके लिए इस वर्ष में फेवरेबल होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मीन लग्न एवं मीन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 का राशिफल। आशा करता हूं कि मीन लग्न एवं मीन राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।